ऑफ यू, मैं हूं पंकज जांगड़ा। आपका अपने YouTube चैनल पे आपका सबका स्वागत करता हूं। आज के जो अपना चैप्टर रहेगा वो नरेशन के ऊपर रहेगा। नरेशन में मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करा दिया था। लगभग 5 वीडियो अपनी उसके ऊपर बन चुकी है। आज आपकी 6th वीडियो होगी। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस को हम इंपेरेटिव को, एक्सक्लेमेटरी को और ऑप्टेटिव को, तीनों को यहाँ पे खत्म कर देंगे। देखिए जल्दी से ध्यान से कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक्चुअल में कौन से होते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप पीछे वाली वीडियोस एक बार जल्दी से देख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो एक बार शुरू कर लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंपेरेटिव सेंटेंस का। कारण क्या है कि हरियाणा के पेपर में या एयरफोर्स के पेपर में या बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट नाम पूछ लेता है कि बताओ सेंटेंस ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव। तो जिन्होंने नहीं सुना, देखो मुश्किल नहीं है, लेकिन नहीं सुना तो दिक्कत है। मुश्किल नहीं है, जब सुना नहीं है तो प्रॉब्लम होगी ना भाई। तो देखो एक बार जल्दी से, इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, देखो ध्यान से, हिंदी में इनको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। अरे भाई रहने देता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर एक इंसान सामने वाले इंसान को आदेश देता है। देखो अब बात यह है कि सामने वाले इंसान को सिर्फ क्या आदेश दिया जा सकता है? नहीं, नाम तो देखो कोई ना कोई नामकरण तो करना था, नोमेनक्लेचर में नामकरण तो करना ही था, इसलिए हिंदी में इसको आदेशात्मक वाक्य बोल दिया, ठीक है। लेकिन हमेशा आदेश नहीं दिया जाता है, समय और सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदली जाती हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, समय और सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि इनके अंदर कौन सी चीजें हमें मिल सकती हैं। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको क्या मिले? ऑर्डर मिले। क्या मिले? ऑर्डर मिले। अब ऑर्डर हर जगह काम नहीं करता, कभी कभी कमांड भी देनी पड़ती है, जैसे सोल्जर्स को कमांड दी जाती है। फिर बात कर लेते हैं कि कमांड के अलावा अच्छे से मतलब कोई इंसान किसी को रिक्वेस्ट भी कर सकता है। बात समझ में आई? फिर कभी कभी किसी को सलाह देनी पड़ती है, क्योंकि बिना सलाह के काम होता नहीं है, तो एडवाइस दे सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कभी कभी सजेशन, सुझाव भी दे सकते हैं। देखो एडवाइस में, सजेशन में थोड़ा ही फर्क होता है, बस आपको वो फर्क जानना है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सेंटेंस के अंदर आपसे वो जैसे कभी कभी फोरबिड इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो फोरबिड मींस मना करना, किसी काम को करने के लिए मना भी कर सकता है। और कोई भी ऐसी चीज होगी जिसमें प्रोहिबिशन भी हो सकता है, निषेध भी हो सकता है, जैसे दारू पीना, तंबाकू पीना, तो प्रोहिबिट भी कर सकता है आपसे, उस चीज के लिए निषेध भी कर सकता है। कभी कभी किसी इंसान को किसी काम को करने के लिए मना सकता है, मना भी सकता है। तो परसुएड का मतलब ही क्या होता है? मनाना, राजी करना। लिख लो ये वर्ड, काफी बार एग्जाम में आया। परसुएड का मतलब होता है राजी करना। तो इस प्रकार की चीजें और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपके समय और सिचुएशन के हिसाब से आप उसमें देख सकते हो, बदल सकते हो। तो देखिए ध्यान से सुनना कि ऑर्डर हो, चाहे कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेस्ट हो, फॉरबिड हो, प्रोहिबिट हो, परसुएड हो, आपको याद रखना है कि आपका जो, चलो इसको बात बताता, पहले याद रखो कि इंपेरेटिव सेंटेंस दिखते कैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंपेरेटिव सेंटेंस दिखेंगे कैसे। प्यारे बच्चों याद रखना, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिनकी शुरुआत प्लीज से होगी, किससे होगी? प्लीज से होगी, तो प्यारे बच्चों वो सेंटेंस किस में माना जाएगा? वो इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत काइंडली से हो, किससे हो? काइंडली से, तो शुरुआत अगर काइंडली से होगी तो भी आपका वो किस में माना जाएगा? वो इंपेरेटिव सेंटेंस में माना जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही सेंटेंस की शुरुआत केवल डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म से भी कर सकता है, और इस सेंटेंस इसकी शुरुआत आपको डोंट से भी कर सकता है, और इसकी शुरुआत आपके लास्ट जो पॉइंट है वो लेट है, लेट से भी कर सकता है। प्यारे बच्चों ये 5 बातें आपको छोटी सी याद रखनी है। प्लीज हो, काइंडली हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, लेट हो, या फिर आपका डोंट हो। अगर इनसे अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो डेफिनेटली जो सेंटेंस होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। देखते बता सकते हो, मैंने क्या कहा? मुश्किल नहीं है, बस नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, लेकिन अब आपको सिर्फ पहचान करनी है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्यारे बच्चों सबसे पहले जो बात थी वो यही थी कि अपने को सबसे पहले आपकी वर्ब बदलनी है और फिर कंजंक्शन बदलना है। सबसे पहले क्या बदलनी है? वर्ब, कि भाई वर्ब अगर आए तो किसको किस में बदलना है, और उसके बाद बात करेंगे कि कंजंक्शन अगर आएगा जो है तो वो कौन सा कंजंक्शन आपका आएगा। तो देखिए बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, रटोगे तो फंसोगे, नहीं तो मेरे साथ रहोगे तो माला माल हो जाओगे। देखो देखिए अब बात करते हैं कि आपको सैड मिले चाहे सैड टू मिले। देखो सैड मिले चाहे सैड टू मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी बात आए।
सैड और आए या सैड टू आए, उसका रोल सिर्फ टोल्ड पे लागू था, टोल्ड पे खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको सैड दिखे चाहे सैड टू दिखे, जैसे इंटरोगेटिव में सैड था कि सैड टू था, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो इन सब की सेकंड फॉर्म कर दो। तो सैड और सैड टू में जरूरत पड़ेगी तो ऑर्डर करेंगे, कभी कभी कमांडेड करेंगे, कभी कभी रिक्वेस्टेड करेंगे, कभी कभी एडवाइज करेंगे, कभी कभी सजेस्टेड करेंगे, कभी कभी अभी देखो फोरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फोरबेड। क्या होता है? फोरबिड, फोरबेड। देखो मैं यहां लिखता हूं फोर, एक तो होता है फोरबिड, फोरबिड का मतलब होता है मना करना, इसकी सेकंड फॉर्म फोरबेड होती है, थर्ड फॉर्म फोरबिडन होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? फोरबिडन होती है। तो प्यारे बच्चों फोरबिड, फोरबेड और फोरबिडन ये होती है इसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये पढ़ना है, फोरबेड सेकंड फॉर्म से मतलब है हमें फोरबेड, ठीक है, फोरबेड, BADE, ई भी लगेगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिट की सेकंड फॉर्म प्रोहिबिटेड हो जाएगा, परसुएड की सेकंड फॉर्म परसुएडेड हो जाएगा। मतलब ये हुआ इन सब की सेकंड फॉर्म ये होगी। कभी देखो याद रखना कि जब भी सेंटेंस इंपेरेटिव आएगा तो सैड और सैड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में नहीं बदलेंगे, तो आस्क्ड में भी नहीं बदलेंगे, तो क्वेश्चन में भी नहीं बदलेंगे, तो इंटरोगेटिव में भी नहीं बदलेंगे, तो इनमें से किसी भी एक में बदल देंगे। कब? किसके हिसाब से? जरूरत के हिसाब से। कहोगे सर जरूरत कैसे पता चलेगी? अब बताओ, प्लीज और काइंडली अगर दिखता है आपको सेंटेंस में तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इनमें से कौन सी चीज लगाओगे? आप कहोगे सर सबको दिखने लग रहा है, अंधा आदमी को दिखता है कि प्लीज और काइंडली आएगा तो रिक्वेस्टेड आएगा। क्या आएगा? रिक्वेस्टेड। तो मैंने यही तो कहा कि सेंटेंस में प्लीज और काइंडली से रिक्वेस्टेड आ जाएगा। ऐसे किसी में लगे कि किसी ने किसी को ऑर्डर दिया तो ऑर्डर कर देंगे, प्रोहिबिट किया तो प्रोहिबिट कर देंगे, और किसी ने किसी को मना है तो उसको वो कर देंगे। तो एक बार उतार लो, मैं पानी पी लेता हूं। बात कर लेते हैं कि कंजंक्शन क्या आएगा। प्यारे बच्चों याद रखना, कंजंक्शन के अंदर आपको या तो टू लगाना है या नॉट टू लगाना है। जिस वाक्य में नॉट आएगा उसमें नॉट टू करना, और जिसमें नॉट नहीं है उसमें सिर्फ टू लगाना। क्या आएगा कंजंक्शन? टू या नॉट टू। आप कहोगे सर ये कैसा कंजंक्शन, ये टू और नॉट टू, कभी दैट लगवा रहे हो कभी लगवा रहे हो। प्यारे बच्चों अभी एक सेंटेंस देता है फिर आपको सब समझ में आ जाएगा कि टू कब आता है, नॉट टू कब आता है। बस इतना पता है आपको सबको, मुझे उम्मीद आपको इतना जरूर पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हाँ या ना? बिल्कुल आती है। टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से सुनो, मैंने कहा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी प्लीज। क्या बोला मैंने? प्लीज, या प्लीज हटा देते हैं, प्लीज के वाला सेंटेंस एक मिनट बाद करवाएंगे। मैंने कहा डोंट टच इट, डोंट टच इट। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट टच इट, इसे मत छुओ। ही सेड टू मी डोंट टच इट, इसे मत छुओ। करंट भी लग सकता है, 100 बातें हैं। तो प्यारे बच्चों इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि डोंट टच इट आया, देखते आप पहचान जाओगे, ओ हो सर ने बोला था कि डोंट वाला वाक्य आ जाए। चलो इसको और भी अच्छे से दिखाते हैं, साफ साफ आपको दिखे, ताकि आपको यहां पर भी वैसा ही दिखे सेंटेंस जो एग्जाम में दिखता है। तो डोंट टच इट, तो यहां पर देखते दिमाग में क्या है? डोंट आ गया। तो सेंटेंस के अंदर शुरुआत में हमें पता चल गया कि कोई किसी इंसान को ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है, इनमें से कोई भी इस टाइप की ही बात आ सकती है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिल सकता। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखा आपने ही सेड टू में लिखा, तो मैंने क्या लिखा? ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, अब आप बताओ, ऑर्डर्ड आएगा, कमांडेड आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, एडवाइज्ड आएगा। अब हो सकता है देखो इस चीज को देख के हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये इंसान इसको एडवाइस दे रहा है, क्या पता वो करंट वाली जगह पे बैठा होकर है कि इसको मत छू भाई, करंट लग सकता है। हो सकता है कि वो उसकी चीज उसको बार बार बोले इसको मत छू, इसको मत छू भाई। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये इसको वो ऑर्डर भी दे सकता है। तो आपको वो इस चीज को लेके कंफ्यूज कभी नहीं करेगा जब तक वो मेंशन ना करे कि ऑर्डर्ड आएगा कि सजेस्टेड आएगा। तो हमें नहीं पता तो हम ऑर्डर्ड से काम चला देते हैं, ही ऑर्डर्ड मी। देखो मैंने क्या कहा, हमें यहां से कंफर्म नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा कि यहां पर ये एडवाइस कर रहा है या फिर उसको ऑर्डर दे रहा है या मना कर रहा है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि मना कर रहा है। क्या कर रहा है ये? मना। तो मना कर रहा है तो इसको भी हम फॉरबेड से भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं किससे लिख रहा हूं? ऑर्डर से लिख रहा हूं, ही ऑर्डर्ड मी। ठीक है, हो गया, डन। ठीक है, अब बात करते हैं कंजंक्शन की। अब ऑर्डर दिया है तो कुछ करने के लिए ऑर्डर दिया कि ना करने के लिए? आप कहोगे सर मना कर रहे हैं कुछ भी करने से, इसका मतलब डोंट आ गया। जिन भी वाक्य में डोंट आएगा उसमें तुरंत क्या आएगा? नॉट टू। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? नॉट लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? टू। कॉमा हटाने के लिए मैंने क्या लिख दिया? नॉट टू लिख दिया। ठीक है, उसके बाद टच इट, क्या लिखा मैंने? टच इट है तो टच इट का टच इट ही लिखना है, सेम टू सेम लिखना है, आपको चेंज नहीं करना। अब आप समझ गए होंगे कि मेरे को टू लगाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आता है? टू आता है, कंजंक्शन नहीं आ सकता। प्यारे बच्चों याद रखोगे, कारण देख लो,
कंजंक्शन मैंने लगाया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर कंजंक्शन था और फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि मैंने कंजंक्शन क्यों लगाया था। कंजंक्शन सिर्फ कहां लगता है? सब्जेक्ट से पहले। कहां लगता है? सब्जेक्ट से पहले। तो इस सेंटेंस में कोई आपको सब्जेक्ट लग रहा है? नहीं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? ये फर्स्ट फॉर्म आई। और हमें पता है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ या ना? आप कहोगे सही, बिल्कुल सही बात है। तो हमने सेंटेंस क्या बना दिया? ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू टच इट। उसने मुझे ऑर्डर दिया इसे मत छुओ। समझ में आ गया सेंटेंस? बिल्कुल। हम इसको चाहे तो फॉरबेड से भी बना सकते हैं। हम इसको चाहे तो फॉरबेड से भी बना सकते हैं। तो फॉरबेड से कैसे बनाए? ही, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी फॉरबेड की? फॉरबेड की सेकंड फॉर्म फॉरबेड में, उसने मुझे मना किया। अब देखो कई बच्चे सेंटेंस को ऐसा बना देते हैं, नॉट टू टच इट। प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में मैंने एक गलती कर दी है, ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को। मान लो यही चीज पेपर में आ जाए, जैसे ए, ये बी, ये सी, ये डी। मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए एक गलती कर दी कि इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती आपको नजर आ रही है, कुछ गलती है कि नहीं। आप खूब ढूंढ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, लेकिन आपको गलती नजर नहीं आएगी। कारण क्या है कि चीजें आप रटते हो, आप समझते नहीं हो। देखो बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आ गई होगी, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सबने पढ़ भी रखी होगी। कुछ उन्होंने नहीं भी पढ़ रखी, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी मैं उनको ले यहाँ पे खड़ा हूं। देखो फॉरबेड का मतलब क्या होता है? मना करना। क्या होता है? मना करना। अरे भाई जब मना पहले ही कर दिया, क्या कह रहा है भाई? मना पहले ही कर दिया, मतलब मना करने का मतलब क्या है? नॉट। जब इसने नॉट पहले ही लगा दिया फॉरबेड के अंदर, तो बार बार नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में मेरी बात आ गई? क्या समझ में आई कि जिस सेंटेंस में फॉरबेड आ जाएगा प्यारे बच्चों, उस सेंटेंस में नॉट आपको आगे की तरफ नहीं लगाना, क्योंकि फॉरबेड का मतलब क्या होता है? मना करना। जब इसने मना पहले ही कर दिया तो नॉट लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है। ये सुपरफ्लुअस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सुपरफ्लुअस। नॉट लगाना सुपरफ्लुअस होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा चीजें लगा देना। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक चीजों का प्रयोग करना ही सुपरफ्लुअस होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और सेंटेंस देख लेते हैं इसके ऊपर कि और कैसे कैसे सेंटेंस आपको वो दे सकता है पेपर के अंदर। देखो ये टू और नॉट टू वाला चक्कर आपको समझ में आ गया होगा। पानी पी लेते हैं भाई, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है। सेंटेंस देखो, मैंने कहा रमेश सेड टू हिम। रमेश ने किसी तीसरे आदमी से कहा, रमेश ने उससे कहा, तीसरे आदमी से कुछ भी कहा होगा, क्या कहा? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। देखते खुश हो गए, प्लीज देखते आप लोग खुश हो गए, मुझे पता है, क्योंकि प्लीज देखते आपके दिमाग में क्या आएगा? सैड टू तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा? एक ही चीज अपने पास प्लीज वाली, क्या? रिक्वेस्ट। प्लीज प्लीज प्लीज। कई बच्चे कहते हैं ना प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है। अब भाई प्लीज प्लीज ही बोल रहे हो तो रिक्वेस्ट बोलने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक बार ध्यान से। तो आपने कहा रमेश सैड टू को किसमें बदले भाई? सैड टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। किसमें? रिक्वेस्टेड में। सैड टू को बदल दिया किसमें? रिक्वेस्टेड में। तो सैड टू को अगर रिक्वेस्टेड में बदला है हिम, अब देखो आगे कॉमा हटाने के लिए टू या नॉट टू। आप कहोगे सर सेंटेंस पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ टू आता है, नेगेटिव होता तो नॉट आ जाता, बस खत्म बात, टू। अब बताओ, अब देखो मैं सेंटेंस को एक बार थोड़ा सा ऐसे लिख के देता हूं आपको। हेल्प और मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब ये रमेश कौन है? ही है। तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब। सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो ही, फिर हिज, फिर हिम। ही, हिज, हिम। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? हिम कर दिया। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखो। मी को बदलना है तो मी को बदलना है तो आई, माई, मी लिख दिया मैंने। जिसको बदलना है उसको लिख लो, जिसको बदलना है उसको लिख लो, जिसके साथ बदलना है उसको लिख लो, जिसके साथ बदलना है उसको लिख लिया। ही, हिज, हिम। तो मी के नीचे कौन? हिम। तो मी के नीचे कौन? हिम लिख दिया। हाँ, अब भी सेंटेंस में एक गलती मैंने छोड़ दी। अब भी सेंटेंस में मैंने एक गलती छोड़ दी है प्यारे बच्चों। सेंटेंस में गलती क्या है? सेंटेंस में गलती है रमेश रिक्वेस्टेड, रमेश ने रिक्वेस्ट की हिम उससे टू। ठीक है, जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट पहले से ही आ गई, उस सेंटेंस में आपको प्लीज और काइंडली नहीं लगाना। जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट आ जाए उसमें प्लीज और काइंडली आपको नहीं लगाना। माय डियर स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट के आने पर प्लीज और काइंडली नहीं लगाएंगे, ये भी सुपरफ्लुअस है। क्या है? ये भी सुपरमैन नहीं। क्या है ये? सुपरफ्लुअस है, सुपरमैन नहीं है। तो ये भी सुपरफ्लुअस है प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट आएगा उसमें प्लीज और काइंडली को हम लोग नहीं लगाएंगे, लगाना बिल्कुल सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं सेंटेंस एक दो, ताकि ताकि चीजें इंपॉर्टेंट आपको अच्छे समझ में आ सके।
प्यारे बच्चों अभी बात कर लेते हैं और भी सेंटेंस की। तो देखिए एक बार जल्दी से याद रखना, लेट के बाद अगर अस आ जाए, क्या आ जाए, लेटस आ जाए, ठीक है, लेट्स आ जाए, लेट के बाद ऐसा नहीं, मतलब लेट्स आ जाए, ये आ जाए लेट्स, तो इसके लिए स्पेशल रूल बना हुआ है कि आपको याद रखना दैट वी शुड में बदलना है। किस में बदलना है, दैट वी शुड में बदलना है। लेट्स आ जाए तो दैट वी शुड में आएगा, याद रखना इस बात को। ओ सॉरी, दैट दे शुड, दैट दे शुड। और इससे भी पहले आपको याद रखना सजेस्टेड लिखना है, लेट्स वाले वाक्य में सजेस्टेड लिखना है और दैट दे शुड आपको लिखना पड़ेगा यहां पर। इसके पीछे रीजन ये है, आपको बता देता हूं, क्योंकि ये क्यों लिखा है ऐसा हमने, पहले तो ये समझ लो कि ऐसा क्यों किया। ये अलग से थोड़ी ना आ गया भाई, इसके ऊपर ज्योग्राफी में कोई अलग से थोड़े रूल बना देंगे, कोई बड़ा आदमी थोड़े ना कि इसके रूल बना देंगे। आप कहोगे ये बड़ा आदमी ही है, बिल्कुल ये बड़ा आदमी ही है, क्योंकि इसके अंदर अस छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, अस। और अस जो है वो इंग्लिश का सबसे बड़ा पर्सन होता है, वी से बना है। इंग्लिश का सबसे बड़ा पर्सन वी जो है, वी आवर अस, इससे बना है। इसीलिए हमें याद रखना है कि लेट्स वाले सेंटेंस को सजेस्टेड में बदलेंगे, क्योंकि इसके अंदर इसको कमांड या रिक्वेस्ट, कमांड ऑर्डर ये नहीं दे सकते, इसको एडवाइस भी नहीं दे सकते, इसको सलाह मतलब सुझाव दे सकते हैं कि सर ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सर सुझाव दे सकते हैं, सलाह भी नहीं दे सकते। तो दैट दे शुड में आपको चेंज करना पड़ेगा। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने कहा ही सेड लेट्स प्ले। मैंने क्या कहा, ही सेड लेट्स प्ले, उसने कहा कि आओ खेल ले, आओ खेलते हैं। तो देखो आपने देखा लेट्स देखते ही, देखो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, काफी बार पेपर में आया है, बहुत सारे लोगों को ये इसके बारे में नहीं पता चलता जल्दी से, और वो अपने हिसाब से बना कहता है या छोड़ के आ जाते हैं। तो यहां पर देखना ध्यान, ही सेड, सेड को किस में बदलना है, सजेस्टेड में। सेड को किस में बदलना है, सजेस्टेड में बदलना है, ही सजेस्टेड। कॉमा हटाने के लिए भाई दैट, ठीक है, कॉमा हटाने के लिए दैट। देखो क्या कहा मैंने, दैट आएगा, फिर अपने आप लिख दो दे शुड, और लेट्स को देखो, लेट्स को हटाने के लिए इतना कुछ लिखा है ना, तो यहां पर प्ले, दैट लेट्स प्ले की जगह दैट दे शुड प्ले। पूरा सेंटेंस ये बनेगा, याद रखना। ही सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले, उसने सजेस्ट किया कि उनको खेलना चाहिए, या वो खेल लेंगे, या वो खेल लें। ये जो सेंटेंस है काफी इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखना, इसी प्रकार से बनेगा। लेट्स को देखते ही दिमाग में दो चीजें याद रखनी है कि एक तो ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड ये नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, सजेस्टेड ही आएगा, और वहां पर आगे वाले साइड में आपको दैट दे शुड में बदलना पड़ेगा, दैट दे शुड में आपको कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप आज आपको ये समझ में आया होगा कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो आपसे कोई पूछे बताओ इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे दिखते हैं, तो आपको याद रखना है कि प्लीज काइंडली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट और लेट वाले जो सेंटेंस होंगे आपको सारे के सारे सेंटेंस किस में माने जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में माने जाएंगे। प्यारे बच्चों याद रखना है कि नरेशन का जो थर्ड पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि आगे चल के कि किसी भी प्रकार की गलती अगर आपको लगती है कि आप कर रहे हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।